हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक के चर्चा करेंगे। प्राय सभी क्वेश्चन स्क्रू थ्रेड से संबंधित होगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आप इस पूरे क्वेश्चन को देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन को देखने के बाद यदि आपको पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। एक चक्कर में स्क्रू थ्रेड के अक्ष के समानांतर जितने आगे बढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि स्क्रू थ्रेड एक चक्कर में जितना आगे बढ़ती है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि स्क्रू थ्रेड में जो रूट होता है, रूट से रूट भी पिच होता है या क्रस्ट से क्रस्ट के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। लेकिन ये तो पिच है, लेकिन एक चक्कर में यदि जितनी दूरी भी तय करती है उसे उसके लीड कहते हैं। और इस प्रकार से इसका सही जवाब जो होगा वो बी होगा, लीड। ठीक है दोस्तों, यदि आप देखेंगे कि लीड जो है वो एक चक्कर में पिच और लीड तब बराबर होता है जब पिच 1 mm हो और लीड भी चूड़ी इतनी ही आगे बढ़ती हो तो सेम होगा। यदि डबल स्टड है दोस्तों तो आपका पिच के दुगुना हो जाएगा लीड। इसी प्रकार से ट्रिपल स्टड हो तो 3 गुना हो जाता है। इस प्रकार से आप सिंगल स्टड, डबल स्टड और ट्रिपल स्टड को पहचान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जितना स्टड होता है उतना गुना आगे बढ़ जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। छोटा प्रिसीजन कंपोनेंट्स और मेजरिंग गेजों के लिए किस प्रकार की थ्रेड उपयुक्त होता है। तो आपने ये क्वेश्चन बहुत बार सुना होगा कि छोटे छोटे पार्ट्स हो गया, मोबाइल हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, अलार्म घड़ी हो गई। इस प्रकार से जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही फाइन स्क्रू का प्रयोग करते हैं, जिसमें बहुत पतले पतले थ्रेड होते हैं। दोस्तों, ये घड़ी मेकर, साज मेकर, रेडियो, टीवी, टेलीविज़न के पास होते हैं BA थ्रेड ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड होता है और 47.5 या 0.5 डिग्री इसका एंगल होता है। तो दोस्तों, ये होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे देखिए। एक की, तो दोस्तों ये की वो की है जिसको हम किसी गियर के साथ या किसी शाफ्ट या पुली को असेंबल करते समय यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये की के खालिस्तान अंतर्गत होती है। तो इसमें कौन सा गुण होना चाहिए की में, आपको ये बताना है। क्या उसमें शेयर स्ट्रेस होना चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए, या टेंसाइल स्ट्रेस होना चाहिए, या ट्विस्टिंग स्ट्रेस होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि एक की जो है उसमें शेयर स्ट्रेस का गुण होना चाहिए। तो दोस्तों, शेयर स्ट्रेस क्या होता है इसके लिए मैं आपको बता दूं कि T=F/, ये इसका एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आपको शेयर स्ट्रेस ज्ञात करना है। तो F जो है ये अप्लाइड फोर्स होता है और अपन ये में क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो है ये क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये गुण इसमें होना चाहिए या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस फॉर्मूला को भी याद करके रख सकते हैं। ये आपको कभी भी एग्जाम में आ सकता है कि शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स अपन क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप निश्चित तौर पे याद करके रखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। निम्न में से कौन सी की ऑटोमोबाइल शाफ्ट में प्रयोग किया जाता है। तो आपने ऑटोमोबाइल शाफ्ट कभी देखा है क्या? आप कभी मोटरसाइकिल, कार के जहाँ रिपेयरिंग सेंटर वहाँ देखे हैं क्या? तो आप देखेंगे तो जिनके पास जो शाफ्ट होते हैं इस प्रकार से मैक्सिमम यहाँ पे हाफ राउंड इस प्रकार से की में बना होता है और यहाँ की लगाया जाता है। तो एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि इसमें ऑटोमोबाइल में कौन से की का प्रयोग किया जाता है। तो जो हाफ राउंड की होता है दोस्तों उसे वुडरॉफ की के नाम से जाना जाता है। ये इस प्रकार से होता है हाफ राउंड। ठीक है, ये हाफ राउंड इस प्रकार से होता है, इसे वुडरॉफ की कहते हैं और ख़ास करके टेपर शाफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया। हो सकता है कि आपको एनसीएल के एग्जाम में ही ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। निम्नलिखित ऑपरेशन में से किसका प्रयोग ड्रिलिंग के दौरान होल के एज पर बनी बर को साफ करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कभी भी ड्रिलिंग में होल करते हैं, ड्रिलिंग करते समय किसी प्लेट पे, तो यहाँ पे एक बर आ जाता है, देखा है, निश्चित तौर पे देखा होगा। तो जब ये होल करते समय जो बर आ जाता है उसको हटाने के लिए स्पॉट फेसिंग किया जाता है।
तो आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हमारे पास तो स्पॉट फिशिंग टूल ही नहीं होता। हाँ दोस्तों, निश्चित तौर पर नहीं होता है, लेकिन जब आपके पास टूल नहीं होता तो आप क्या करते हैं, उससे बड़े साइज़ के ड्रिल लेकर एक चैम्फर लगा देते हैं, या कभी कभी काउंटर बोरिंग टूल से उसके चैम्फर लगा देते हैं। लेकिन जो सही आंसर होगा दोस्तों स्पॉट फेसिंग होगा, बर को हटाने के लिए। यदि आपको चैम्पर मारना है तो आपको काउंटर सिंकिंग टूल यूज करना चाहिए, यदि आपको बोरिंग करना है तो काउंटर बोरिंग, पर आपको बर हटाना है तो स्पॉट फेसिंग का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, कौन सा नट हैंड वाइस के लिए प्रयोग किया जाता है? तो आपने नट बहुत सारे देखे होंगे, हेक्सागोनल, स्क्वायर, बहुत तरह तरह के नट होते हैं। तो आपने हेक्सा फ्रेम में देखा होगा इस प्रकार से, बिंग नट या फ्लाई नट का प्रयोग किया जाता है, जिसे हाथ से खोलना व कसना होता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो बी होगा। ठीक है दोस्तों, थंब नट भी नहीं होगा क्योंकि ये एडजस्टिंग काम के लिए या छोटे काम के लिए होता है। हेक्सागोनल तो ये तो आपको स्पैनर की ज़रूरत पड़ेगी। चेक नट ये भी नहीं, ये भी जहाँ लॉक नट का यूज करते हैं वहाँ यूज करते हैं। तो सही आंसर जो होगा वो बिंग नट होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, कौन सा फास्टनर अर्धस्थायी है? फास्टनर मतलब होता है दोस्तों बंधक। ठीक है, तो बंधक मतलब इसको बांधने का तरीका। नट बोल्ट जो है वो अर्धस्थायी है क्या? नहीं। रिवेटिंग क्या है? तो दोस्तों ये, अब पहले मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ, फिर समझ जाएंगे आप। देखिए, फास्टनर जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अस्थायी, जिसे हम कभी भी आवश्यकता के हिसाब से खोल के एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं, जैसे नट बोल्ट। तो ये हो जाएगा आपका अस्थायी। ठीक है, कभी भी आप माउंटिंग करो, कभी भी डिसमाउंटिंग करो, आपको जहाँ ले जाओ। दूसरा होता है रिवेटिंग। तो दोस्तों रिवेटिंग और सोल्डरिंग जो होता है दोस्तों, इसको आप एक बार करने के बाद दोबारा से खोल सकते हो, आपके पार्ट्स का नुकसान नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं 2 शीट को जोड़ रहा हूँ, देखिए ये। ठीक है, यहाँ मैंने रिवेट लगाया, सोल्डरिंग किया मान लो, तो क्या होगा कि मैं रिवेट के हेड को काट कर अलग कर सकता हूँ और फिर इस पार्ट्स को मैं सुरक्षित कर सकता हूँ। तो रिवेटिंग जो है वो अर्धस्थायी में आ जाता है। ठीक है, और ये जो निराई और फोर्जिंग होता है, ये सारे जो है परमानेंट काम में आ जाता है। फोर्जिंग में पीट के, और वेल्डिंग शॉप में इसको फोर्जिंग परमानेंट काम करने के लिए दोनों मेथड का प्रयोग करते हैं। तो अर्धस्थायी में क्या आएगा दोस्तों? रिवेटिंग आएगा। ठीक है, मान लीजिए रिवेटिंग नहीं है तो सोल्डरिंग भी है, तो भी अर्धस्थायी में आ जाएगा। नट बोल्ट जो है वो टेम्पररी वाला में आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए, एक स्प्रिंग का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ भार अधिक हो व सीमित स्थान हो। तो दोस्तों यहाँ पे एक स्प्रिंग दिया गया है, जो बहुत सारे स्प्रिंग दिया हुआ है, कंप्रेसिव, हेलिकल टॉर्शन, हेलिकल डिस्क स्प्रिंग, टेंशन स्प्रिंग। तो आपको ये बताना है कि जहाँ जगह बहुत कम हो वहाँ आपको कौन सा स्प्रिंग प्रयोग करना चाहिए। तो स्प्रिंग देखिए, या हेलिकल टेंशन, तो आपने देखा होगा टेंशन स्प्रिंग ऐसा रहता है ना, इस प्रकार से देखा होगा। टॉर्शन स्प्रिंग आपने साइकिल में देखा होगा, साइकिल के कैरियर वगैरह में या एग्ज़ाम बोर्ड में लगा रहता है। कंप्रेसिव स्प्रिंग ये क्या रहता है, दूर दूर रहता है, इसका जो टर्न रहता है ये दूर दूर रहता है। जैसे ही लोड यहाँ आप डालते हो तो ये नीचे जाता है, फिर आपको उसी स्थिति में वापस आ जाता है। और टेंशन स्प्रिंग में क्या होता है, आपको जैसे साइकिल के जो स्टैंड होते हैं उसमें लगा होता है, मोटरसाइकिल के स्टैंड में लगा होता है। इसका जो टर्न रहता है वो नज़दीक नज़दीक रहता है। जब आप उसको खींचते हो तो ये एक लोकेशन में जाता है दूर तक, जैसे आप उसको रिलीज करते हो तो ये एकदम नज़दीक आके फिर चिपक जाता है। ठीक है, और कोनिकल डिस्क जो है वो इस प्रकार से रहता है। घर में जो तस्तरी होता है या प्लेट, 2 प्लेट को ऐसा आपस में जोड़िए, फिर इधर से एक प्लेट रखिए, फिर इधर से एक रखिए, इधर से एक रखिए, इधर से एक रखिए, तो इस प्रकार से। और बीच में ये सब स्प्रिंग स्टील का बना हुआ है, और मान लीजिए बीच में से एक रॉड है। तो क्या होता है, जैसे ही भारी लोड पड़ेगा तो ये सारे प्लेट जो आपस में चिपकने लगेगा, ऐसा नज़दीक आ जाता है। और जैसे ही लोड हटेगा तो फिर वो वापस भी चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये इस प्रकार के डिस्क का यूज तब करते हैं जहाँ पर स्थान सीमित हो और आपको एक स्प्रिंग लगाना भी हो, तो आप कोनिकल डिस्क का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से अस्थायी जोड़ कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे अस्थायी को हम काट के स्थायी कर देंगे, क्योंकि हमने अस्थायी को देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर दीजिए स्थायी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, निम्न में से स्थायी जोड़ कौन सा है? तो
तो यहाँ पे आप बता देखिए कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे बेल्ट जोड़ जो है वो, ये बेल्ट जोड़ जो है वो स्थायी जोड़ है, ठीक है। ब्रेजिंग भी स्थायी जोड़ है, ब्रेजिंग में भी पार्ट को नुकसान होता है। तो यहाँ पे आप दोनों के साथ जा सकते हैं, पर आपको यदि एक के साथ जाना है तो आप बेल्ट जोड़ के साथ जाइए। और यदि आपको आ और ब या आ द दोनों लिखा है तो आप दोनों के साथ जाइए। पर आपको यहाँ पे बेल्ट लगाना है, इसलिए क्यों लगाना है, क्योंकि वेल्डिंग में सबसे ज़्यादा पार्ट्स की नुकसान होती है और दोनों पार्ट्स को मेल्ट करके एकदम उसको पूरी तरह से फ्यूज़न कंडीशन में जोड़ा जाता है, इसलिए वेल्ड ही इसका सबसे सही आंसर होगा, ठीक है, स्थायी में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नरम इस्पात खंडों में स्थायी रोधी को खालिस्तान द्वारा जोड़ प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे आपको नरम इस्पात मतलब होता है माइल्ड स्टील, खंड मतलब होता है कार्य को, स्थायी जोड़ मतलब आपको स्थायी जोड़ना है कौन से विधि द्वारा। तो माइल्ड स्टील को कौन सा विधि से जोड़ेंगे, तो माइल्ड स्टील को हमेशा याद रखिए कि वेल्डिंग से ही जोड़ा जाता है दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में वेल्डिंग है क्या, बिल्कुल ये है बी, ऑप्शन नंबर बी वेल्ड, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रिवेटिंग प्रक्रिया के होने वाले हानि को रोकने के लिए रिवेट का हेड को सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि रिवेट कहाँ यूज होता है और किस प्रकार से होता है। ये इस प्रकार से रिवेट रहता है और यहाँ पे नीचे आपको क्या एक डॉली लगाना पड़ता है नीचे सपोर्ट के लिए, ठीक है दोस्तों। और ये जो इसके ये रिवेट के जो शेंग बाहर निकला हुआ है, पहले तो आपको एक रिवेट सेट का प्रयोग करना पड़ेगा। सेट का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि आपको रिवेट को सेट करना है। तो इस प्रकार से एक रिवेट सेट रहता है, तो उसको ठोक के प्लेट को दोनों आपस में बैठ भी जाता है और कुछ हद तक के उसका हेड बन जाता है। उसके बाद उसके आकार के एक रिवेट स्नेप आता है, इसी प्रकार से वो भी रहता है। अब उसको लाके फिर हैमर से मारेंगे तो उसका हेड पूरी तरह से उसी आकार में बन जाएगा जैसे रिवेट के स्नेप रहेगा, ठीक है, जो भी आकार रहेगा वो। तो दोस्तों यहाँ आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग रिवेटिंग प्रक्रिया में होने वाले हानि को रोकने के लिए रिवेट के हेड को सहारा देने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आप डॉली का प्रयोग करेंगे। ये नीचे जो है ये डॉली है, कहाँ, सपोर्ट देने के लिए। तो हमने सपोर्ट दिया ना दोस्तों ये, तो इसमें डॉली का प्रयोग करना है, ठीक है। रिवेटिंग के अंतर्गत रिवेट का अंतिम आकार देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ बताया ये रिवेट सेट है और ये स्नैप है, तो किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों लास्ट में, डॉली, तो नीचे सपोर्ट दिया। स्नैप, तो निश्चित तौर पे स्नैप का प्रयोग ही करेंगे। ये हमने क्या दिया, इसको आकार दिया। ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट का तो सेट करने के लिए करते हैं, दोनों होल को मैच करने के लिए। और रिवेट सेट को, तो पहले रिवेट को सेट करने के लिए सेट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमने डॉली यूज किया, फिर रिवेट सेट यूज किया और अंतिम में रिवेट स्नैप का यूज किया। और ड्रिफ्ट का यूज दो होल को मैच करने के लिए करते हैं, कभी कभी डिसमैच रहता है ना, तब हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन न्यू बोल्ट का प्रकार नहीं है। यहाँ आपको बताना है कि इनमें बहुत सारा बोल्ट आपको दिख रहा है, तो इसमें कौन सा बोल्ट जो है वो न्यू मतलब फाउंडेशन बोल्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे चीज हेड बोल्ट, लेविस बोल्ट, टी शिश बोल्ट या लूप बोल्ट, ये भी है। फाउंडेशन बोल्ट ये भी है, ये भी है, और चीज हेड बोल्ट नहीं है। तो दोस्तों चीज हेड बोल्ट जो है वो आपको पता होगा कि जो बोल्ट होता है एक चीज हेड और दूसरा बटन हेड होता है। तो जो फ्लैट होता है वो चीज हेड होता है और जो जिसका हेड थोड़ा बड़ा उठा हुआ होता है उसको बटन हेड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको चीज हेड जो है ये इसके साथ कोई संबंध नहीं रखता फाउंडेशन बोल्ट के साथ। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। अब आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, इनमें से कौन सा अस्थाई न्यू बोल्ट है। तो देखिए रेक बोल्ट जो है वो परमानेंट है, एक बार आपने डाल दिया फाउंडेशन में मशीन फाउंडेशन के समय तो आप निकल नहीं सकते। आई बोल्ट भी परमानेंट है। और लेविस बोल्ट ये कैसा होता है दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से होता है, मान लीजिए जिस प्रकार से एक इंटरनल स्लॉट बना जाता है ये इस प्रकार से फाउंडेशन में। अब आपने सबसे पहले क्या किया, एक टेपर टाइप के पार्ट्स को हमने डाल दिया इसमें, ठीक है, ये इसके अंदर डालते हैं ये अलग से, और इसके ऊपर थ्रेड रहता है यहाँ पे। अब इसको आप इधर से डाल दिया और साइड में गैप है, ये गैप आपको दिख रहा है। तो आपने ये पार्ट्स को पहले डाल दिया, डालने के बाद आप यहाँ से एक टेपर टाइप के बेस डाल देंगे। अब ये ऐसा करके, और ये बेस को जैसे ही आप ऊपर से हैमर मारेंगे यहाँ से, तो क्या होता है दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है ये जाके इसके साथ टच हो जाता है। अब देखिए ये फंस गया है ना, जाके ये डॉक्टर खांचे में फंस गया और ये टेपर बेस इसको धक्का मार के यहाँ कर दिया। अब मान लीजिए कभी आपको निकालना है तो क्या करना है,
आप किसी सबल टाइप की बारी ले लीजिए, बारी को यहाँ से लगा के आपने ये लगा दिया और इसको पहले इसको उचका दीजिए, यहाँ पे आप कोई भी वेट डाल के आप इसको निकाल दीजिए और निकालने के बाद फिर आप इसको हल्का सा यहाँ से चोट मारिए तो ये भी निकल जाएगा। तो लेविस बोल्ट जो होता है दोस्तों, ये अस्थायी न्यू का बोल्ट होता है, ये आप इसे निकल भी सकते हैं। ठीक है, आपको डालना है डाल दीजिए, आपको जब चेंज करना है चेंज कर दीजिए। तो ये बहुत अच्छा बोल्ट होता है लेविस बोल्ट, पर ये परमानेंट नहीं है, इसे आप निकल सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 को एक बार ध्यान से देखिए। एक नट को लॉक करने के लिए, यहाँ दोस्तों लॉक जो है LOC के लॉक है, करने के लिए किस प्रकार उठाए गए हिस्से पर स्थायी व स्लॉट लगाए गए हैं। आपको यहाँ क्वेश्चन समझने में थोड़ा दिक्कत यदि हो रहा तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको यदि समझ में आता है तो आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, इंग्लिश को आप रेफरेंस लेके आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, और यदि आपको समझ में आ गया तो आप शुद्ध हिंदी को भी पढ़कर कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है तब आप ज़्यादा निम्मी की भाषा को आप कैसे समझेंगे। इसलिए आप कोशिश करिए कि थोड़ा सा इंग्लिश को हल्का फुल्का इंग्लिश को भी ध्यान दीजिए और आप विषय को जानिए। विषय को जानेंगे तो आपका भाषा कोई मतलब नहीं रखता कि कौन से भाषा में आप आंसर दे रहे हैं। यदि आप तमिल है तो आप तमिल में दे सकते हैं। इसमें ये बोला गया है कि एक लॉक नट करने के लिए उसके एक कॉलर उठा हुआ है, ये उठाया गया हिस्सा है, पर स्थायी मतलब परमानेंट स्लॉट लगाया गया है। तो स्लॉट कैसा होता है दोस्तों, इस प्रकार से स्लॉट होते हैं। ठीक है, ये हिस्सा है, ये स्लॉट है, इस प्रकार से स्लॉट होते हैं। तो आपको बताना है कि वो कौन सा नट है जिसके ऊपर उठाए हुआ हिस्से में स्लॉट होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि ऐसा नट सिर्फ एक ही होता है, केसल नट, जिसके ऊपर स्लॉट कटे होते हैं। तो ये केसल नट होगा जिसमें स्लॉट होते हैं। फिर से देख लीजिए, ये नट है, इसमें ऐसा स्लॉट कटे होते हैं। 6 जो नट के 6 फेस होते हैं, इस प्रकार से फलक जिसको बोलते हैं, सभी में एक एक स्लॉट कटे होते हैं। जैसे ही आपको किसी लोकेशन में मैच कर जाता है, नीचे आप वॉशर डाल के सेटिंग करके जितना आपको डालना है उस हिसाब से डाल के आप यहाँ पे पिन डाल देते हैं। स्टड के उसमें होल होते हैं, उसके आर पर ऐसे पिन डाल देते हैं इस स्लॉट को मैच करता हुआ, तो वो कभी भी नहीं निकलता है। पिन या आपने इस प्रकार से देखा होगा, इस प्रकार से क्लिप भी आता है। ठीक है, अब 16 नंबर देखिए। 30 mm का केसल नट में स्लॉट होते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको 30 और 50 mm से क्या करना है। स्लॉट तो स्लॉट होता है, वो 100 mm का हो या 10 mm का हो, तो उसमें कितने स्लॉट होंगे, मैंने बोला 6 फलक होंगे, तो 6 ही स्लॉट होता है। तो यहाँ पे आपको आंसर लगाना है 6। ठीक है, ये क्वेश्चन एक घुमाने के लिए दिया है कि 30 mm। 30 mm से क्या मतलब है। अगला क्वेश्चन देखिए, चाबी खांचा काटने हेतु प्रयुक्त छेनी कौन सी है। तो यहाँ पे आपको एक कीवे काटना है, तो आपको फ्लैट अनुप्रस्थ छेनी, गोलमुखी छेनी या डायमंड चीजल। तो आपको क्रॉस कट चीजल जो है उसको अनुप्रस्थ छेनी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, क्रॉस कट चीजल, यहाँ पे आपको बी नंबर सही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। जब एक नट के नीचे वाशर स्थापित करने के द्वारा उसे कसा जाता है तब बोल्ट की स्थिति हो जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जब आप एक देखिए, ये एक बोल्ट है, बीच में प्लेट है जो भी है, यहाँ आपने एक वॉशर डाल दिया, फिर आपने लगाए नीचे ऊपर से नट लगा दिया, नट लगाने के बाद आपने लगाया स्पेनर और आपने इसको कसना शुरू किया। तो दोस्तों जब आप इसको कसेंगे तो नट किसको खींचेगा, निश्चित तौर पे पहले तो एक प्लेट को दबाएगा, फिर इसमें लोड पड़ेगा। कौन सा लोड पड़ेगा, खींचने वाला। क्यों, क्योंकि नट जो है वो थ्रेड के ऊपर चढ़ते जाएगी तो ये बोल्ट को खींचना शुरू करेगा। तो कौन सा लोड पड़ेगा यही आपको बताना है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, खींचने वाला लोड, संपीड़न, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं, और शेयर स्ट्रेस मतलब होता है कि F/A है ना, तो ये शेयर स्ट्रेस होता है। तो शेयर वाला तो कहीं से कहीं नहीं हो रहा दोस्तों, कंप्रेसिव भी नहीं हो रहा, और टेंसाइल जो हो रहा है ये हो रहा है क्योंकि ये खींचने वाला बल है, ये हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है,
यहाँ स्ट्रेंथ आएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, किस प्रकार के लॉकिंग में नट के चारों ओर आधे हिस्से तक एक स्लॉट काटा जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम ऐसे समझेंगे। देखिए मैं एक नट बना रहा हूं, दोस्तों ये जो नट है इस नट को हमने काट दिया यहाँ से आधा, जहाँ तक इसके होल मान लीजिए यहाँ से होल है, हमने होल तक के इसको काट दिया, ठीक है, आधे में काट दिया। और ऊपर से हमने यहाँ पे एक होल कर दिया उसकी, जो ये खास करके बड़े नटों में ही कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक स्क्रू लगाने के लिए हमने एक व्यवस्था कर दिया, थ्रेड बना दिया और इसमें भी हमने होल कर दिया, ठीक है। तो आप जब इसको पार्ट्स में अच्छे से कस देंगे, कसने के बाद अब इस स्क्रू को टाइट करेंगे इसके साथ मैच करता हुआ, तो क्या होगा, एक तो वो टाइट हो जाएगा अपने लोकेशन में, और ये जो कटा हुआ हिस्सा है ये इसको यहाँ पे टाइट करना शुरू करेगा। जब ये टाइट करता है तो ये पूरी तरह से लॉक हो जाता है और ये कभी भी नहीं खुलता है। तो ये बहुत स्पेशल है दोस्तों। और ये कौन सा नट है आपको ये बताना है, तो ये है दोस्तों स्वान नट, ठीक है। स्वान नट के बारे में आपने पढ़ा भी होगा और ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। स्वान नट का एक और नाम भी है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि स्वान नट का एक दूसरा नाम क्या है। तो इसका दूसरा नाम जो होता है दोस्तों विल्स नट होता है। आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ कि विल्स नट, WILLS, विल्स नट, ठीक है दोस्तों। ये कई बार स्वान नट की जगह विल्स नट भी आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा बोल्ट आयताकार खांचा में फिट होता है। तो आयताकार मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे आपको रेक्टेंगल खांचा बनाना है और ये जो खांचा है वो आयत है, और आयत मतलब होता है कि ऐसा आपको बोल्ट लगाना है जिसमें उसी प्रकार से खांचे में बैठे। तो ये मान लीजिए बोल्ट का हेड है और इसमें थ्रेड है, तो आपको रेक्टेंगल टाइप के ही या आयताकार के खांचा ही चाहिए। तो ये देखिए टी बन गया है। तो यहाँ देखिए हुक बोल्ट, हेक्सागोनल बोल्ट, स्क्वायर बोल्ट और टी बोल्ट। तो दोस्तों यहाँ सही आंसर जो आएगा वो टी बोल्ट है। टी बोल्ट कैसा होता है, ठीक है, ये टी बोल्ट हो गया। आपने देखा होगा कई बार मशीन के जो बेड होते हैं उसमें भी टी स्लॉट कटे होते हैं, उसमें भी इस प्रकार से आयताकार बोल्ट वाला जो हेड वाला बोल्ट होते हैं उसे लगाकर हम जॉब को टाइट करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, मशीन को स्थिर रखने के लिए कौन सा बोल्ट प्रयोग किया जाता है। मशीन को आपको एक जगह स्थिर करके रखने के लिए एक फाउंडेशन बोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको सबसे पहले उसकी बेस बनाना होता है, मशीन के जो फाउंडेशन होता है वो बनाना होता है। तो वहाँ पर आप फाउंडेशन बोल्ट प्रयोग करेंगे। और ये सारे जो है हुक बोल्ट, आई बोल्ट, चीज, ये दोनों बोल्ट भी फाउंडेशन बोल्ट के अंतर्गत आता है। जबकि हमारे पास एक मेन ऑप्शन है फाउंडेशन बोल्ट, तो हम इस दोनों के साथ नहीं जाएंगे। चीज हेड बोल्ट तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। अब आप क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, घूर्णन गति को अनुदैर्ध्य गति में बदलने के लिए कौन सा बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन का मतलब है कि रोटेटिंग मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलने के लिए कौन सा बोल्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ हुक बोल्ट बिल्कुल भी नहीं, हुक बोल्ट तो खींचने के लिए होता है। आई बोल्ट ये भी नहीं, चीज बोल्ट ये भी नहीं, तो बचता कौन सा है, शेकल बोल्ट। दोस्तों शेकल बोल्ट कैसा होता है, ये कुछ इस प्रकार से होते हैं, योक टाइप के होते हैं, जैसे आपने यूनिवर्सल कपलिंग में देखे हैं, इसी प्रकार से होते हैं यहाँ पे शेकल बोल्ट। तो दोस्तों ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बोल्ट है, हम इसे देखेंगे जब हम इसके बोल्ट के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से कि रोटरी को रेसिप्रोकेटिंग में कैसे बदला जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं, किस प्रकार के नट को खोलने कसने के लिए स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के नट को खोलने कसने के लिए स्पैनर का प्रयोग आपको यहाँ बताना है। तो दोस्तों यहाँ आप क्वेश्चन का मतलब समझ जाइए कि इसमें ऐसा कौन सा नट है जिसको खोलने के लिए स्पैनर चाहिए और बाकी के लिए नहीं चाहिए। रिंग नट, स्क्वायर नट, बिंग नट, डोम नट। तो दोस्तों यहाँ सिर्फ एक ही नट ऐसा है जिसमें आपको स्पैनर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और बाकी में नहीं पड़ेगी। रिंग नट में भी नहीं पड़ेगी, बिंग नट में भी नहीं पड़ेगी, डोम नट भी ऐसा डोम आकार के होते हैं तो उसके नीचे का नट खोलना पड़ सकता है पर उसके हेड को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको स्क्वायर नट जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, इसी की ज़रूरत पड़ेगी आपको सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सबसे सटीक आंसर जो है वो स्क्वायर नट ही है, क्योंकि इसको खोलने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, बाकी को आपको खोलने के लिए नट की स्पैनर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, सूक्ष्म मापी यंत्र में किस प्रकार के नट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे रिंग नट मतलब होता है जो हाथ से आप खोल सकते हो, टाइट कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो, वो रिंग नट है। स्क्वायर नट का स्पैनर के साथ यूज करना है। और बिंग नट को आप फ्लाई नट भी बोलते हैं, तो इसका भी नहीं। और कैपेसिटर नट भी एक बहुत भारी काम के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो रिंग नट है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। और रिंग नट का प्रयोग आप इस सूक्ष्म मापी यंत्र में करते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर में भी करते हैं एडजस्टिंग स्क्रू के रूप में। तो वहाँ पे आपको रिंग नट लगाना है, ठीक है। अगला देखिए, कौन सा नट लीकेज को रोकने में सहायक होता है। तो यहाँ आपको ये बताना है कि लीकेज को रोकना है या जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गिरती हो, बारिश वाला संबंधित क्षेत्र है, या आपकी मशीन की बॉडी की ऊपरी वाला भाग है, वहाँ पे आपको कौन सा नट का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कैप नट का प्रयोग करना चाहिए। कैप नट जो है वो इस प्रकार से ढाक देते हैं, कैप की तरह एक ढाक देते हैं, और अंदर के थ्रेड को भी ख़राब होने से बचाता है और लीकेज को भी रोक देता है, ठीक है दोस्तों। तो ये कैप नट का प्रयोग आपको करना है, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, प्लेन वॉशर की बाहरी बैस होती है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा या मिल जाता है। तो आप देखिए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। वॉशर के बाहरी बैस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है। तो आपको ये लगाना है 2D + 1/8 इंच में। यदि आपसे mm में पूछा जाए तो 2D + 3 mm करना है, ठीक है। अर्थात दोस्तों मान लीजिए डाया 10 है तो 10 × 2 + 3 आपको बाहरी वॉशर कितना चाहिए, 10 दूनी 20 और 3 23। ये तो mm में है और इंच में चाहिए, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे 2D + 1/8 करिए। उसका फॉर्मूला लगा कि आपका जो भी साइज होगा तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सही लगाएंगे बी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन, शाफ्ट के साथ पुली को जोड़ने के लिए कौन से की प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए टेपर की, बुड्राव की, जीवेट की और फ्लैट शेडल की। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ टेपर शब्द नहीं जोड़ा है। टेपर शाफ्ट होता तो आप वुडरफ की लगाते, ठीक है। हल्के काम होते तो फ्लैट शेडल की लगाते हैं। यहाँ कोई भी शब्द नहीं जोड़ा है और इसलिए आप सिर्फ इसका जीव हेड की के साथ जाइए, टेपर की भी नहीं होगा। तो जीव हेड की क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार से की होता है जो हेवी लोड के लिए, और मैक्सिमम इसको हम यूज करते हैं बाहरी शाफ्ट के लिए जहाँ पे आपको हेवी काम करना हो। तो ये जीव हेड की एक प्रकार की होता है। जैसे फ्लाई बिल या इंजन के बड़े जो बिल होते हैं उनको लॉक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये जीव हेड की आता है, ठीक है ना। की जो है वो कई प्रकार के होते हैं, शैंक की, शेडल की है ना, फेदर की, ये सारे की जो होते हैं। और मैं इसको बहुत जल्द आप तक एक की के लिए एक सेशन बना रहा हूँ, एक टॉपिक बना के मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसे 1 या 2 दिन के अंदर आप तक पहुँचा दिया जाएगा। इसलिए आप वीडियो को हमेशा देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो मैं आप तक बहुत अच्छे वीडियो को पहुँचाऊँगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉलर व शाफ्ट। दोस्तों यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है कि कॉलर और शाफ्ट होता है क्या है। ये एक शाफ्ट है दोस्तों, मैंने एक शाफ्ट बनाया और शाफ्ट के साथ कॉलर इस प्रकार से एक सिलेंड्रिकल पीस होता है जिसकी कुछ थिकनेस भी इस प्रकार से थिकनेस होता है, ये कॉलर होता है। अब मान लीजिए आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ बुश लगाना है, पेयरिंग लगाना है, तो आप ये वाला पीस को डाल दीजिए, इसके पीछे एकदम बाहरी हिस्से में डाल दीजिए और आप इसके ऊपर एक होल कर दीजिए और शाफ्ट में भी एक होल कर दीजिए, दोनों के साथ एक ग्रब स्क्रू लगा दीजिए यहाँ पर। तो क्या होगा दोस्तों, ये फिक्स हो जाएगा। इसकी कोई भी जो अंदरूनी भाग के पार्ट्स है वो उसको बाहर होने नहीं देगा। एक प्रकार के ये थ्रस्ट लोड को रोकने का काम करेगा, जिस प्रकार से सर्किलिप करता है। आप बोलेंगे कि सर्किलिप का यूज क्यों नहीं किया, तो दोस्तों सर्किलिप को खोलने के लिए आपको सर्किलिप प्लायर की ज़रूरत पड़ेगी। सर्किलिप को हर जगह उपलब्ध नहीं होता, सर्किलिप आपको हर जगह मिलेगा नहीं। इसे खोलना भी आसान है, इसे आप आसानी से किसी भी लेथ मशीन में बना सकते हैं। इसलिए तरह तरह के काम को देखते हुए सर्किलिप की जगह पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। सर्किलिप से अच्छा ये होता है, पर जहाँ पे जगह की कोई कमी ना हो वहाँ पर हम कॉलर का प्रयोग कर सकते हैं। और जहाँ स्थान सीमित हो, खास करके गियर बॉक्स वाले जगह पे जहाँ पे स्थान बहुत ही कम होता है, वहाँ पे आपको सर्किलिप का प्रयोग करता है। सर्किलिप भी थ्रस्ट लोड को ही रोकता है और सर्किलिप के ऊपर भी एक वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि कॉलर और शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ सेट स्क्रू का प्रयोग करते हैं। सेट स्क्रू एक प्रकार के ग्रब स्क्रू है। ग्रब स्क्रू में आपको मालूम होगा कि जिसका कोई हेड नहीं होता और जिसमें आपको एलेंकी का प्रयोग करना होता है, वो सेट स्क्रू है। इसके नीचे इंटरनली आपको थ्रेड मिलेगा। सेट स्क्रू का हेड नहीं होता, इसलिए इसका पॉइंट में इसका पूरी लोड होता है
और ये लॉक करता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका सेट स्क्रू। कभी कभी सेट स्क्रू नहीं होता तो आप एक काउंटर हेड स्क्रू लगा सकते हैं, पर यहाँ पे आपको काउंटर बोरिंग हेड बनाना पड़ेगा और फिर आप काउंटर हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू को लगा सकते हैं। अब बोलेंगे कि हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू क्या होता है, तो ये एलन की वाला बोल्ट होता है इस प्रकार से। इसके यहाँ पे आपको एलन हेड होगा जिसमें आप एलन की लगा के इसको खोलने और टाइट करने का काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, थ्रेड रिंग गेज के द्वारा स्क्रू थ्रेड के निम्नलिखित एलिमेंट में से कौन सा चेक नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है, रिपीट होने का एक कारण भी है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहता है, इसलिए इसे मैं कई क्वेश्चन में इसको शामिल करता हूँ। आप इससे गलती बिल्कुल ना करें। पिच डायमीटर इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसका विश्लेषण मैं कई बार कर चुका हूँ, इसलिए अब आज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। लेथ में चेंज गियर में खालिस्तान की प्रयोग की जाती है। जहाँ भी आपको स्लाइडिंग गियर का प्रयोग करना है, एक स्थिर गियर नहीं, गियर हमेशा स्लाइडिंग होगा। मान लीजिए आपको ये एक शाफ्ट है दोस्तों, और इसकी पूरी लंबाई में आप कीवे काट दिया, आपने एक गियर यूज़ किया और गियर के साथ एक ऐसा कीवे बना हुआ है जिस आप कहीं भी इसको गियर को शिफ्टिंग करते हैं दोस्तों। आपने फर्स्ट से थर्ड स्पीड में लिया, 1200 आरपीएम से 1800 आरपीएम लिया, तो ये आपका स्लाइडिंग गियर है। ऐसे जगह में आपको कौन सा की प्रयोग करना चाहिए, तो फीदर की प्रयोग करना चाहिए। जीव हेड की मैंने आपको बताया किसी शाफ्ट के परमानेंट एक जगह स्थायी कर देना है तो वहाँ करिए। वुडरफ की आपको टेपर उसमें करना है। शैंकी में कई टाइप्स के आ जाते हैं, इसलिए आप शैंकी को डायरेक्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, तो फीदर की ऐसा की है दोस्तों। आप लेथ मशीन के फीड रॉड देखिए, फीड रॉड में पूरे लंबाई में कीवे कटा होता है, तो आपको उसकी गियर बॉक्स के अंदर एक ऐसा फीदर की को ऐसे करके फिट करना है। आज ही मैं उसके लिए मैं एक क्लास कर रहा हूँ शैंक और शेडल की के बारे में, कि उसको कैसे हम फिक्स कर देते हैं ताकि पूरे लंबाई में आप कैरिज को कहीं भी ले लीजिए, आप चक के नज़दीक ले आइए, आप टेल स्टॉक के नज़दीक ले आइए, तो क्या कभी भी वो उसकी गियर से फीड रॉड के जो इंगेजमेंट है वो कभी ख़त्म होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है, हमेशा उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। वो मोशन भी देता है और रोटेशन भी करता है ना। आप किसी स्थान में ले भी जाते हैं, उसको घुमा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से वुडरफ की फीदर की का प्रयोग करके हम अलग अलग जगह में लेकर अलग अलग मोशन के साथ काम कर सकते हैं। तो इसका चेंज गियर में भी फीदर की होता है। इस प्रकार से हमने ये देखा 30 क्वेश्चन। दोस्तों इसका खंड बी भी हम पार्ट बी इसको बहुत जल्द रिलीज करने वाले हैं, इसलिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप हमारे चैनल में जो भी वीडियो को देख रहे हैं आपको कैसा लग रहा है मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देख रहे हैं समृद्धि टेक्निकल।